हे गाइस, तो कैसे हैं आप? सो गाइस वीडियो का टाइटल सबने पढ़ लिया होगा। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था बनाना क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता या फिर अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, मैं विश करूँगा कि ना हो, लेकिन अगर किसी को होती है बाय द चांस, तो वो कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकता है या फिर उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन हम क्या ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 11th ऑफ अक्टूबर को मॉर्निंग में अराउंड 7:30 मैंने अपना ऑफिस का काम स्टार्ट किया था। तो मैं फ्रेश होके अपना काम स्टार्ट कर रहा था, तो एकदम से मेरे को सडन चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, मुझे साँस अपनी लंबी लेनी पड़ रही थी, मुझे बिल्कुल भी ब्रीथिंग नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुए कि मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोर्स किया कि चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वी वर नॉट अवेयर कि ये एक हार्ट अटैक है। हमें लगा कि क्योंकि मेरे को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो मुझे लगा कि ब्रोंकाइटिस से ही कुछ रिलेटेड है। मुझे या तो पॉल्यूशन की वज़ह से या किसी वज़ह से इश्यू हो रहा है। तो वाइफ ने हमने सीधा हॉस्पिटल रश किया। थैंक गॉड कि हमारे नेबर अवेलेबल थे तो उन्होंने हमारी हेल्प करी। उन्होंने हमारे वहाँ तक हॉस्पिटल तक इमरजेंसी में पहुँचाया। हम वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमने क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथिंग में, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के लिए बोला कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा ऑक्सीजन का लेवल, सैचुरेशन का लेवल उस दिन 88% हो गया था। जब वहाँ पे हम पहुँचे, अगर हमें थोड़ा और लेट होता तो शायद 70% और 75% हो जाता, अगर हम किसी दूर हॉस्पिटल में जाने के लिए ट्राई करते। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो मैंने उनको बताया कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। तो उन्होंने पहले मेरा ब्रोंकोस्पाज़्म चेक किया, यानी कि उन्होंने देखा कि कोई मेरे लंग्स में स्पाज़्म है कि नहीं है। तो उन्होंने मेरे को नेबुलाइज़र दिया, बट नेबुलाइज़र से मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मेरी ऑक्सीजन एकदम से 2 मिनट उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, मेरी ऑक्सीजन फिर से डाउन हो गई फ्रॉम 98 टू 19 इन 2 मिनट्स। तो फिर उनको, तो जो वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि आपको स्पाज़्म हल्का है, लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम ये नहीं लग रही है। तो फिर उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र किया। कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे आए, उन्होंने एको किया। तो एको में पता चला कि मेरे को एम्बोलिज़्म है लंग्स में, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। एम्बोलिज़्म का मतलब जो थ्रोम्बस होता है, यानी कि जो क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स, वो मेरे लंग्स में सब डिपॉज़िट हो गए हैं। तो इस वजह से जो मेरा हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। मेरा जो राइट हार्ट था वो डायलेट हो चुका था, यानी कि उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था पंप करने के लिए ब्लड को। तो उसके बाद उन्होंने जल्दी से बोला कि सीटी करवाओ, तभी हमने सीटी करवाया। सीटी करवाने में पता ल चला कि जो मेरा राइट लंग है, मेरे दोनों लंग में ब्लॉकेज था। मेरा जो राइट लंग है वो 90 टू 100% ब्लॉक था और जो मेरा लेफ्ट लंग है वो 70 टू 80% ब्लॉक था। कैन यू इमेजिन कि वो पूरा 100% ही ब्लॉकेज था मेरे राइट लंग में। तो उसके बाद मेरे को थ्रोम्बोलाइसिस किया गया, यानी कि एक इंजेक्शन होता है जिससे क्लॉट्स को थ्रोम्बोलाइज़, यानी कि उनको ब्रेक करने के लिए थ्रोम्बोलिसिस प्रोसीजर किया जाता है। उसमें एक इंजेक्शन होता है जो काफ़ी 1 और 2 आवर्स के लिए इंजेक्ट किया जाता है। वो धीरे-धीरे इंजेक्ट होता रहता है थ्रू मशीन। तो मेरे को सीसीयू में एडमिट किया। मैं वहाँ पे सीसीयू में कम से कम 2.5 डेज़ मैं वहीं था। उन्होंने 2 आवर्स तक मेरी मेडिकेशन चली, इंजेक्शन जो थ्रोम्बोलाइसिस के लिए दिया। उसके बाद मेरी कंडीशन धीरे-धीरे नॉर्मल होनी शुरू हुई। थ्रोम्बोलाइसिस ने वर्क किया क्योंकि मैं टाइमली हॉस्पिटल पहुँच गया था। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था, अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता, तो शायद कंडीशन कुछ और होती। अ, तो उसके बाद मेरी जो हार्ट बीट थी पहले, वो अराउंड 130 टू 140 जा रही थी, जो नॉर्मल रेस्टिंग पे हार्ट बीट थी मेरी। अगर आप ऐसे समझ लो कि आप एक्सरसाइज़ करते हो तो आपकी 140-150 चली जाती है। तो मेरी रेस्टिंग पे ही 140 जा रही थी और वो कॉन्स्टेंटली उतनी ही थी। उसके बाद मेरे धीरे-धीरे जब मेरे लंग्स में क्लॉट्स जो हैं वो खुलने शुरू हुए, यानी कि क्लॉट्स को में फ़र्क पड़ा, वो ब्रेक होने शुरू हुए।
तो मेरे को धीरे-धीरे मैं रिकवर होना शुरू हुआ। लकीली आई थिंक माय फैमिली प्रेयर्स मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ वहाँ पे। उन्होंने मुझे 2.5 डेज़ फ़ॉलो-अप के लिए यानी कि मुझे पूरा कांस्टेंट देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, मैं नॉर्मल 2 डेज़ के लिए मैं ऑक्सीजन पे था। उन्होंने धीरे-धीरे मेरी ऑक्सीजन कम करी जिससे कि मैं वो देख सकें कि भाई ऑक्सीजन पे मैं कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। फिर उन्होंने 1 डे के लिए मेरे को सीसीयू में ही रखा बिना ऑक्सीजन के। मैं मूव नहीं कर उस टाइम मैं मूव नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं मूव करूँगा तो और क्लॉट्स मूव हो सकते थे लंग्स के लिए। तो मेनली बाद में जब पूरी डायग्नोसिस हुई, तो वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म था और ये मुझे क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जो लेफ्ट लेग में थी, यानी काफ्स एरिया में, वहाँ पे मेरे को डीवीटी है। डीवीटी क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि जो थ्रोम्बस था, जो मूव हुआ था लंग्स में, वो मेरे काफ से यानी कि लेग से मूव हुआ। तो डीवीटी किसको हो सकता है? मतलब क्या रीज़न है डीवीटी होने का? डीवीटी रीज़न है कि अब आफ्टर सर्जरी आप आफ्टर सर्जरी क्लॉट्स आपके बन सकते हैं वेन्स में। आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो या कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मेनली जो मेरा रीज़न था, वो ये था कि मेरा रिसेंटली 8th ऑफ सितंबर को सर्जरी हुई थी नी के पास। मेरे को लाइपोमा है। लाइपोमा यानी कि फैट सेल्स एक जगह पे डिपॉज़िट हो जाती हैं, तो वो प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं, यानी कि उनका बल्ज आउट यानी कि वो काफ़ी इन्फ्लेमेशन टाइप सा होता है। उनका साइज़ अलग-अलग होता है, मेनली वो छोटी होती हैं जनरली, बट वहाँ पे साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था, जो कि बहुत ही बिल्कुल भी एब्नॉर्मल था, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट के पास लाइपोमा नहीं होते हैं। तो वी वर नॉट अवेयर, हमें लगा कि छोटी-मोटी सर्जरी होगी, लेकिन उसके बाद जब सर्जरी के टाइम पे उन्होंने ओपन किया, तो वहाँ पे उन्हें पता लगा कि वो एक सीबेशियस सिस्ट है, जो कि अनवांटेड मटीरियल यानी कोई भी बेकार मटीरियल से भरी हुई थी, तो उसको उन्होंने रिमूव किया। अब सर्जरी के बाद मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर की लापरवाही थी। मैंने ये ऑपरेशन फोर्टिस में करवाया था, फोर्टिस सेक्टर 62 नोएडा। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा वो चीज़ करना, कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आई थिंक उन्होंने एंटीकोगुलेंट ड्रग्स उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी मेरे को बताया था कि कोई भी सर्जरी के बाद आप एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं आपके क्लॉट्स बनने के। तो आप कभी भी आपकी कोई छोटी सर्जरी भी होती है तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि क्लॉट्स बन सकते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर कि आपको एंटीकोगुलेंट ड्रग्स मिलती हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे बाद में ओरल कोई भी एंटीकोगुलेंट ड्रग नहीं मिली थी। एंटीकोगुलेंट और ब्लड थिनर्स यानी कि जो खून को पतला करें जिससे क्लॉट्स ना बने, क्योंकि क्या है कि आप सर्जरी के बाद बेड रेस्ट पे होते हो। क्योंकि मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था मेरे स्पाइन में फॉर सर्जरी। तो मैं 1 डे तो मुझे बिल्कुल भी मूव नहीं था। अब आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम मुझे उन्होंने ब्लड थिनर्स दिए या नहीं। क्योंकि मैंने जो डिस्चार्ज समरी थी मेरी उसमें मुझे वो कहीं नहीं दिखे प्रिस्क्राइब किए या इंजेक्ट किए गए। उसके बाद थोड़े दिन सर्जरी के होने के बाद जब मैं घर आया तो मेरे को काफ़ में पेन हुआ। काफ़ी तेज़ पेन था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी काफ़ में पेन है। बट जो जनरल सर्जन थे, उन्होंने उस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया। कैन यू बिलीव इट? इतने एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, 20-25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दे मेड सच अ सिली मिस्टेक कि उनको कम से कम मुझे एक बार बताना चाहिए था। आई वाज़ नॉट अवेयर कि ये भी हो सकता है क्या? उसकी वजह से उस गलती की वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ा। अब मेरे को मेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई सिर्फ़ एक डॉक्टर की गलती की वजह से, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं थे, या तो वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, या फिर ये सिर्फ़ एक बिज़नेस है हॉस्पिटल्स के लिए। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी। आप किसी भी हॉस्पिटल पे बिलीव नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा है। आपको जो मेन चीज़ देखनी है कि डॉक्टर अच्छा है कि नहीं। अगर डॉक्टर अच्छा है तो आप बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे केस में आई थिंक वो डॉक्टर ने इतनी ज़्यादा कैजुअल बिहेवियर में ये चीज़ें ली और उसकी वज़ह से मुझे वो चीज़ें भुगतनी पड़ी। क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मुझे कुछ नहीं है, ना ही मेरे को कोई कार्डियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर कोई मुझे डिज़ीज़ है, या फिर रीनल डिज़ीज़, या फिर कोई लिवर डिज़ीज़। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
आई एम टोटली हेल्दी पर्सन स्टिल। तो ये सब हुआ, उसके बाद मुझे अब मूव नहीं करना था। थोड़ा-थोड़ा सिर्फ़ मैं बाथरूम या वॉशरूम तक जा सकता था। क्योंकि मुझे मूव इसलिए नहीं करना था क्योंकि मैं जितना मूव करूँगा क्लॉट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे मूव करने के, वो ज़्यादा लंग्स तक जा सकते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ने मेरे से ये बोला कि ऐसा भी होता है क्या कि क्लॉट्स मूव हो जाते हैं लंग्स में? ऐसा होता है। डीवीटी की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, वो यही है। लास्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कि आपके क्लॉट्स आपकी लंग्स में मूव हो जाते हैं। क्योंकि जो वेन्स में क्लॉट्स होते हैं, उनका मेन जो पैसेज होता है, वो लंग्स से ही जाके अटैच होता है। तो अगर आपके कोई भी वेन्स में क्लॉट है, तो उसके हाई चांसेस हैं कि वो आपके लंग्स में मूव हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपकी काफ में पेन है या फिर आपके एंकल के अराउंड स्वेलिंग है या आपके काफ में स्वेलिंग है, तो आप ये मत सोचो कि वो सिर्फ मसल स्पैज़्म है या मसल पेन है, उसकी वज़ह से मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं जिम गया था या फिर मैं काफ़ी देर खड़ा रहा। ये किसी भी वजह से हो सकता है, तो प्लीज़ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, दिखाइए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते। मेरे को लगा था कि मेरे को मसल क्रैम्प है क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। मुझे लगा मसल क्रैम्प है, क्योंकि डॉक्टर ने भी वही सोचा कि मसल क्रैम्प है। बट डॉक्टर को पता होना चाहिए था कि ये सर्जरी के बाद जब मैंने काफ़ी पढ़ा तो मुझे पता लगा कि सर्जरी के बाद ये बहुत कॉमन है, क्लॉट्स का बनना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करना क्योंकि ज़्यादा देर आपको नहीं बैठना है। अगर आप 1 घंटे से भी ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो आपको हर हर 1 ऑवर बाद आपको 5 मिनट्स के लिए मूव करना है क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से भी क्लॉट्स बन सकते हैं और नॉर्मली बॉडी में क्लॉट्स बनते हैं, लेकिन वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वो लंग्स में भी जाते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनका साइज़, डायमीटर इतना नहीं होता कि वो डिसॉल्व हो जाए। तो ये सब मेरे साथ हुआ 5 डेज़ मैं हॉस्पिटल में था। उन्होंने मेरे ब्लड थिनर स्टार्ट किए उसके बाद 2.5 डेज़ मैं आईसीसीयू में था, जो कि आईसीयू ही होता है कार्डियक डिजीज़ेज़ के लिए, जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। वो एक्सपीरियंस में अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसने आईसीयू को एक्सपीरियंस किया है, तो आई थिंक वो समझ सकता है। क्योंकि वहाँ पे यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। लिटरली यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। आप अगर इधर उधर भी देखोगे तो आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी दिखेगी कि उस टाइम आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ सडनली क्या हो गया। आप इतने ज़्यादा मोरल आपका डाउन हो जाएगा, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, आपको एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। आप मूव नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर पाते, आपके फैमिली मेंबर्स आपके पास नहीं है, वो सिर्फ़ आपसे हाफ एन आवर के लिए मिलने आते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। उस टाइम आपको अपनी सैनिटी मेंटेन करनी होती है। उस टाइम आप कितना मेंटल स्ट्रेस बेयर कर सकते हो या फिर आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। क्योंकि उस टाइम अच्छे खासे इंसान का भी माइंड जो है वो आराम से बिगड़ सकता है, वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे सामने अराउंड रात को मेरे सामने एक ओल्ड एज के पेशेंट एक्सपायर हो गए थे मेरे साथ और मैं वही लेटा हुआ था। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी थी, मैं ना सो पा रहा था ठीक से, ना मुझे नींद आ रही थी, ना मैं सिर्फ वहाँ इधर-उधर देख रहा था। तो दैट वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। उसके बाद 2.5 डेज़ के बाद हमें लोग ने किया। वहाँ पे तो कम से कम फैमिली मेंबर साथ में होते हैं, तो आपको भी थोड़ा रहता है बट जो मेन चीज़ है जिससे हमें फाइट करना है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म के बाद आती है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी कैसी कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको कभी भी हो सकता है। अटैक आपको और कभी भी आ सकता है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप ज़्यादा अब आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। मॉडरेट आप हेवी वेट एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते। मेनली जो है आप वॉक कर सकते हो, वो भी थोड़ी देर। अगर आप थोड़ा-सा भी चलते हो तो आपकी साँस फट जाती है। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। थोड़ा-सा भी अगर मैं कुछ पुश करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए। मेरे को साँस
इतने मेरी सांस भर जाती है, क्योंकि ये मैं ज्यादा देर भी बोलता हूँ तो मुझे फील होता है अपनी चेस्ट में। आप नॉर्मली आप ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे आपको फाइट करना पड़ता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। आप मुझे अभी भी चेस्ट में फील होती है, कभी कभी मुझे टाइटनेस फील होती है कहीं कहीं पे चेस्ट में। मेरी रिकवरी काफी अच्छी हो रही है, फिर डॉक्टर ने बोला था कि मैं काफी जल्दी रिकवर हो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को इस चीज से एक्सपायर होते हुए देखा है कि अगर थोड़ा सा भी लेट होता है या थोड़ा सा भी कुछ परेशानी होती है तो इट विल कॉस्ट योर लाइफ। सो यहाँ पे मेन जो चीज है कि आपको मेंटली जितना ज्यादा आप स्ट्रांग है, ये चीजें आप फेस कर सकते हो। एंजाइटी, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। कुछ भी आप क्या खा रहे हो, लो सॉल्ट डाइट है मेरी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डाइट कैसी है। लो सॉल्ट डाइट है, तला बना, मैं बाहर का शुगर फूड या प्रोसेस फूड कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि वो सारी चीजें, मैं ब्लड थिनर्स पे हूँ। और अगर ब्लड थिनर्स पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है आपको कि अगर आपके जरा सा कट भी लगता है तो काफी ब्लड आपके लीक आउट हो सकता है, तो उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ब्लड थिनर्स पे आप ऐसे विटामिन के रिच फूड नहीं खा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के रिच फूड्स यानी कि जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया और बनाना हो गया, आप ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। आप कंज्यूम कर सकते हैं बट इन मॉडरेट में, आपको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। मेनली मैंने अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर। और स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली आपके क्लॉट्स बनाते हैं। क्लॉट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप स्मोकर हैं, डेली स्मोकर हैं या चेन स्मोकर हैं। और अल्कोहल, आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि मॉडरेट अमाउंट में जो अल्कोहल है वो भी आपका ब्लड थिन करता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। राइट नाउ आपको बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट डाइट होना पड़ता है इफ यू वांट टू रिकवर इन फ्यू डेज। सो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे मैं आपको आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी कर रहा हूँ, मैं या भी कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये चीज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो मेन यही है, अगर किसी को भी अटैक होता है तो आपको पैनिक नहीं होना। फर्स्ट आपको जाके ऑक्सीजन के लिए बोलना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन मिला, क्योंकि पहले वो मेंटेन करें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं हो तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स वो डैमेज होने शुरू होते हैं। अगर थोड़ा टाइम और होता है, अगर आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जैसे कि मेरे हार्ट को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा या फिर मेरे किसी भी इंटरनल ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर और भी ज्यादा कंडीशन खराब होगी। तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हो और जो आपके पास हो, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिलवाए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर थ्रोम्बोलाइसिस करके आपकी जान बच सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम अगर हुई है और वो कुछ बताना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और he can ask or she can ask me any question regarding this। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं आपको रिसर्च करके या कुछ भी करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड, क्योंकि मैंने भी इस चीज के बारे में काफी पढ़ा। जब किसी को कोई चीज होती है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तो दैट्स इट गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे और भी मैं वीडियो रोज बनाऊंगा, उसमें काफी सारी चीजें बताऊंगा, मैं कैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कैसे रिकवर हो रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गुड डे गाइस, थैंक यू।